सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम संस्कृत गद्य की जो परंपरा है उसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं कि जो गद्य जो विधा है लेखन की, उसका विकास किस प्रकार हुआ, उसका उद्भव कहाँ से हुआ और जो प्रमुख गद्य रचनाएं हैं, जो प्रमुख लेखक हुए हैं, उनके विषय में इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। संस्कृत के लौकिक साहित्य से संबंधित ये महत्वपूर्ण विषय है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता है और इसमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मानव की जो स्वाभाविक भाषा है जिसमें छंद गण या मात्रा की गणना नहीं की जाती, वो गद्य कहलाती है। जो स्वाभाविक जो भाषा है मानव की, वो गद्य होती है। गद्य जो शब्द है वो गद धातु से बना है, व्यक्तायाम वाची से, जिसमें यत प्रत्यय होकर गद्य शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया, जहां पर कोई कृत्रिमता ना हो, किसी कृत्रिमता का निवेश ना किया जाए, जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है वो गद्य कहलाती है। गद्य के विषय में कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं प्रसिद्ध ग्रंथों में। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि वृत्त बंधोज्झितम गद्यम, जो छंदबद्धता से मुक्त हो ऐसी रचना गद्य कहलाती है। और काव्यादर्श में कहा गया है अपादः पद संतानो गद्यम आख्यायिका कथा। जो अपाद है, जहां पर पादों की कोई व्यवस्था नहीं है, छंद व्यवस्था से रहित गद्य होता है और गद्य कथा और आख्यायिका प्रकार का होता है। गद्य में अलंकार, समास युक्त पदावलियां आदि आने से ये इतना कठिन हो गया कि इसके विषय में फिर 8वीं सदी में ये उक्ति चल पड़ी कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, गद्य जो है वो कवियों की परीक्षा है। गद्य मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, तो पहले ये बहुत ही सरल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे गद्य का विकास होता गया, जो लेखक थे, जो गद्य के रचयिता थे, उन्होंने उसमें अलंकारों का प्रयोग करना चालू कर दिया, समास युक्त पदावलियों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, जिससे जो गद्य था वो भी कठिन होता गया। तो 8वीं सदी तक इस तरह का गद्य विकसित हो चुका था कि उसके विषय में कहा जाता था कि गद्य जो है वो कवियों की परीक्षा है। अब गद्य जो है काव्य, जिसके विषय में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कवि कर्म काव्यम, वो जो काव्य है, जो रचना है, जो कवि की अभिव्यक्ति है, वो 2 प्रकार की होती है। लेखन दृश्यता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो जो देखने योग्य काव्य है वो दृश्य काव्य कहलाता है, और जो केवल सुनाई मात्र देता है, जिसे केवल मात्र सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वो श्रव्य काव्य कहलाता है। उस श्रव्य के भी 3 भेद होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। इनमें से जो छंदयुक्त रचना होती है वो पद्य कहलाती है। छंद से विहीन जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है वो गद्य कहलाती है, और गद्य और पद्य का मिश्रण है वो चंपू कहलाता है। गद्य के 2 भेद माने गए हैं, कथा और आख्यायिका। तो अगर प्रश्न आए परीक्षा में कि गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। अब इनमें क्या अंतर है कि किस प्रकार का जो गद्य है उसको कथा कहेंगे और किस प्रकार का आख्यायिका कहेंगे, तो इसके विषय में कुछ लक्षण निरूपित किए गए हैं। उन लक्षणों के अंतर्गत आने वाले जो काव्य हैं उनका विभाजन कथा और आख्यायिका के अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले कथा की बात करते हैं। कथा का जो कथानक होता है उसमें जो विषय वस्तु होती है, जो वर्णन होता है, वो पूर्णतः काल्पनिक होता है। जैसे कादंबरी जो रची गई है बाणभट्ट के द्वारा, उसका जो कथानक है वो ना तो ऐतिहासिक है, ना ही किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पर आश्रित है, वो एक काल्पनिक कथानक है। तो काल्पनिक कथानक वाला जो गद्य है वो कथा कहलाता है। और क्या विशेषताएं होती है कथा की? तो इसकी जो भाषा है वो संस्कृत हो सकती है या फिर प्राकृत आदि भी हो सकती है।
कथा का विभाजन नहीं किया जाता, कथा एक सार रूप से चलती रहती है। यहाँ पर वक्ता भी नायक हो सकता है और इसके अतिरिक्त कोई और भी नायक हो सकता है। तो ये कथा की कुछ विशेषताएं हैं। अब आख्यायिका क्या होती है? तो आख्यायिका का कथानक ऐतिहासिक होता है, इतिहास के ऊपर आश्रित होता है, इतिहास की घटनाओं से प्रेरित होता है। जैसे कि बाणभट्ट का जो हर्षचरित है, जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के और इसके अतिरिक्त प्रभाकर वर्धन और उनके पिता, इस प्रकार इतिहास का वर्णन किया गया है, तो ये एक आख्यायिका है। इसमें जो भाषा होती है वो केवल संस्कृत होती है। आख्यायिका का विभाजन किया जाता है, या तो उच्छ्वासों में या निश्वासों में इसका विभाजन किया जाता है। आख्यायिका में जो नायक होता है वो स्वयं ही वक्ता होता है। तो ये आख्यायिका की विशेषताएं हैं। रस, भाव, शैली और भाषा की दृष्टि से कथा और आख्यायिका में वर्णन समान होता है। यहाँ पर जो मुख्यतः जो अंतर है वो एक तो कथानक की दृष्टि से है और एक है विभाजन की दृष्टि से। दंडी जो हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध आलंकारिक ग्रंथ काव्यादर्श की रचना की है, दंडी इन दोनों में भेद को अस्वीकार करते हैं कि कोई भेद नहीं है कथा और आख्यायिका में। अब ये तो हैं गद्य के भेद। अब गद्य के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि गद्य कितने प्रकार का होता है। तो गद्य समास के प्रयोग की दृष्टि से और वृत्त भाग के निवेश की दृष्टि से, अर्थात छंदों का जो प्रयोग है वो कितना किया गया है, इस दृष्टि से गद्य के 4 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको वेरी मोस्ट करके याद रखिए। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। गद्य के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मुक्तक गद्य, वृत्तगंधी गद्य, उत्कलिका गद्य, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। तो उनमें से मुक्तक क्या होता है? मुक्तक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो समास से मुक्त रचनाएं हैं, ऐसी गद्य रचनाएं जिनमें समासिक पदावली का प्रयोग नहीं किया जाता, वो मुक्तक कहलाती हैं। वृत्तगंधी का तात्पर्य है जिस गंध में छंद के अंश का समावेश होता है, ऐसा गद्य वृत्तगंधी कहलाता है। उत्कलिका प्राय का तात्पर्य है लंबे समासों से युक्त जो गद्य है वो उत्कलिका प्राय कहलाता है। और चूर्णक का तात्पर्य है चूर्ण अर्थात टुकड़े टुकड़े, जहां पर अल्प समासों से युक्त गद्य हो वो चूर्णक कहलाता है। तो आप इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनके जो नाम हैं उन्हीं से स्पष्ट हो जाता है। जैसे देखिए चूर्णक, तो चूर्ण 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 करना, चूरा चूरा करना, तो छोटा छोटा करना, जहां पर अल्प समासों से युक्त गद्य हो वो चूर्णक है। उत्कलिका प्राय, इसका नाम ही बड़ा है, तो जहां पर लंबे समासों से युक्त गद्य हो वो उत्कलिका प्राय है। वृत्त का तात्पर्य छंद है, तो वृत्त गंधी का तात्पर्य है ऐसा गद्य जिसमें छंद के अंश का समावेश हो। और मुक्तक का तात्पर्य है जो समास से मुक्त हो, जो समास से रहित रचना हो। तो इस प्रकार ये गद्य के 4 प्रकार हैं। अब ये जो गद्य विधा है इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव किस प्रकार हुआ, तो इसको देखते हैं। इसके उद्भव के विषय में 3 मत प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 3 मत हैं? पहला जो मत है वो ये कहता है कि पद्य काव्यों से लोक कथा के माध्यम से गद्य की उत्पत्ति हुई है। ये कहते हैं कि जो पहले पद्य ही प्रचलित थे और पद्यों में जो लोक कथाएं थी उनको फिर कथाओं के रूप में कहा जाने लगा और इस प्रकार पद्य से गद्य की उत्पत्ति हुई है। इसके विषय में ये तर्क देते हैं कि पद्य काव्यों में जो कृत्रिमता है, जो पांडित्य प्रदर्शन है और जो रस अलंकार का प्रयोग होता है, उसी प्रकार गद्यों में भी देखने को मिलता है। तो उससे स्पष्ट होता है कि गद्य जो है वो पद्य शैली से उत्पन्न हुए हैं। किंतु ये जो मत है ये उपयुक्त नहीं माना जाता, इसका विरोध किया जाता है। दूसरा जो गद्य की उद्भव से संबंधित मत है वो है कि ग्रीक गद्य रचनाओं से भारतीय गद्य की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा जो मत है वो पाश्चात्य विद्वान प्रस्तुत करते हैं और इसका भी पुरजोर विरोध भारतीय विद्वानों ने किया है। इसका विरोध करते हुए भारतीय विद्वान कहते हैं कि जो
ग्रीक में जो गद्य प्राप्त होते हैं उनमें जो कथानक है वो टूटा हुआ मिलता है, बंधा हुआ कथानक नहीं है। किंतु जो भारतीय गद्य है उसमें एक बहुत ही अच्छे ढंग से कथाओं की रचना की जाती है, गद्य की रचना की जाती है। तो इस मत का भी विरोध भारतीय विद्वानों द्वारा किया जाता है। तीसरा जो मत है वो कहता है कि पद्य काव्य के समानांतर ही गद्य काव्य का भी स्वाभाविक विकास हुआ है। जैसे वेदों से ही एक पद्य काव्य की उत्पत्ति हुई और वहीं से उसका विकास हुआ है, इसी प्रकार जो गद्य है उसका विकास भी पद्य काव्य के समानांतर ही हुआ है। और ये जो मत है ये सर्वमान्य मत है, समीचीन मत है, सबसे उपयुक्त मत है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गद्य काव्य है उसका विकास भी पद्य काव्य के समानांतर ही हुआ है। अब इसका उद्भव कहाँ से हुआ, सर्वप्रथम गद्य कहाँ पर दिखाई दिया और उसके बाद कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का गद्य दिखाई देता है, तो पूरी इसकी यात्रा का अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैदिक गद्य की बात करते हैं, जो वेदों में प्रयुक्त गद्य है उसके विषय में बात करते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में सर्वप्रथम हमें गद्य दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में भी गद्य प्राप्त होता है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो प्रायः गद्यात्मक हैं, गद्य में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त उपनिषदों में भी गद्यात्मक वर्णन किया गया है। बहुत सारी उपनिषदें हैं जो पद्य के साथ साथ जिनमें गद्य का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त गद्य भी प्रचुर मात्रा में उपनिषदों में पाया जाता है। और जो यजुर्वेद है उसका तो लक्षण देते हुए ही कहा जाता है कि अनियत अक्षर अवसानो यजुः, जहां पर जो अक्षरों का अवसान है वो नियत नहीं है, अनियत है, अर्थात जहां पर कोई छंद व्यवस्था नहीं है वो यजु कहलाता है। और यजुषों का जो संग्रह है वो यजुर्वेद कहलाता है। दूसरा इसके विषय में ये कथन भी आता है कि गद्यात्मको यजुः। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सर्वप्रथम गद्य जो है वो यजुर्वेद से प्रारंभ हुआ है। सर्वप्रथम गद्य का जो प्रयोग है संस्कृत साहित्य में वो शुक्ल यजुर्वेद में देखने को मिलता है। वैदिक गद्य के पश्चात वेदांगिक गद्य की बात करते हैं कि वेदांग जो हैं, जो प्रमुख 6 वेदांग हैं जिनके विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं, उनमें भी हमें गद्य दिखाई देता है। वहां पर किस प्रकार के गद्य का प्रयोग हुआ है, तो सूत्र ग्रंथ जो हैं, कल्प सूत्र जो हैं, श्रोत्र सूत्र, धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र और सूल्व सूत्र, उनमें छोटे वाक्यों में प्रमेय बहुल गद्यों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। सूत्र शैली में गद्य लिखे गए हैं और वहां पर जो प्रमेय है उनकी बहुलता है। दूसरा जो निरुक्त है प्रमुख वेदांग, उसमें प्रवाहपूर्ण शास्त्रीय गद्य का प्रयोग देखने को मिलता है। वहां पर जो निर्वचन किया गया है वैदिक शब्दों का, उसके विषय में भी गद्य प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और वो जो गद्य प्रयोग है वो प्रवाहपूर्ण है और शास्त्रीय गद्य है। प्रातिशाख्य जो ग्रंथ हैं, ऋक् प्रातिशाख्य, यजुष प्रातिशाख्य, इनमें भी हमें गद्यों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कल्प सूत्रों में भी गद्य प्रयोग देखने को मिलता है। व्याकरण जो है उसमें भी सूत्र शैली में गद्य का प्रयोग हुआ है। तो ये वेदांगिक गद्य है। तत्पश्चात आता है पौराणिक गद्य, अर्थात पुराणों में जो गद्य लिखा गया है, जो गद्य वहां पर समाहित है, उसकी क्या विशेषता है। तो पुराणों में यद्यपि पद्यांश की बहुलता है, फिर भी गद्य का प्रयोग हमें पुराणों में देखने को मिलता है। जो पुराण परंपरा है वो जब महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण तक पहुंची तो वहां पर हमें प्रचुर गद्यांश प्राप्त होता है। पौराणिक गद्य का प्रयोग प्राचीन आख्यानों, सृष्टि विषयक वृत्तांतों तथा अन्य पौराणिक विषयों के निरूपणार्थ किया गया है। पौराणिक गद्य जो है वो शास्त्रीय और साहित्यिक गद्य के बीच समन्वय करने वाला माना जाता है। इसके अंतर्गत लघुबंध और आर्ष रूपों का प्रयोग देखने को मिलता है और प्रसादमयी अलंकृत शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जो पुराणों में गद्य प्रयुक्त हुआ है वहां पर प्रसाद शैली हमको दिखाई देती है, छोटे छोटे मधुर शब्दों का प्रयोग किया गया है और अलंकृत शैली भी वहां पर प्रयुक्त की गई है। पौराणिक गद्य के बाद बात करते हैं शास्त्रीय गद्य की।
शास्त्रों से संबंधित गद्य की, तो इसकी जो आधारशिला है वो निरुक्त में रखी गई थी। इसका संबंध गंभीर चिंतन और विषय विश्लेषण से था। ऐसे शास्त्र जिनमें गंभीर चिंतन किया गया और विषयों का विश्लेषण किया गया, ऐसे शास्त्रों में हमें शास्त्रीय गद्य शैली दिखाई देती है। जो दर्शन है वो इसी सूत्र शैली में लिखे गए हैं। इस शास्त्रीय गद्य के जो प्रमुख उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं वो हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी, यास्क का निरुक्त, जयंत भट्ट के द्वारा रचित न्याय मंजरी, शबर स्वामी द्वारा रचित मीमांसा भाष्य, शंकराचार्य द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र का शारीरक भाष्य, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य, गुणाढ्य की बृहत कथा, और इसके अतिरिक्त जो अभिनव गुप्त की टीकाएं हैं उसमें भी हमें शास्त्रीय गद्य देखने को मिलता है। और जो सायणाचार्य की वेद भाष्य भूमिकाएं हैं उनमें भी शास्त्रीय गद्य का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। शास्त्रीय गद्य के बाद गद्य का विकास होते हुए साहित्यिक गद्य की परंपरा देखने को मिलती है। साहित्यिक गद्य का अनुमान हमें कात्यायन और पतंजलि द्वारा दी गई सूचनाओं से प्राप्त होता है। कात्यायन और पतंजलि इस प्रकार का विवरण करते हैं कि ऐसे ऐसे पूर्व में इस प्रकार के साहित्य लिखे गए, तो उनसे साहित्यिक गद्य का अनुमान होता है। पतंजलि ने 3 आख्यायिकाओं वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भैमरथी के नाम दिए हैं। इनमें समासों की बहुलता है। इसकी क्या विशेषता है? इसमें समासों की बहुलता है, ललित पदों का निवेश किया गया है, मधुर पद जो हैं शून्य में जो मधुर पद हैं उनका निवेश किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, रीतियों एवं गुणों का अवसरानुकूल समावेश किया गया है। तो इस प्रकार का साहित्यिक गद्य हमें प्राप्त होता है। निश्चित रूप से साहित्यिक गद्य का स्पष्ट जो उदाहरण है वो अभिलेखों में प्राप्त होता है। जो बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं, जैसे कि रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख, हरिशेन कृत जो समुद्रगुप्त प्रशस्ति है जो प्रयाग से इलाहाबाद से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत 35 पंक्तियों का एक वाक्य है। तो इनमें हमें शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट जो गद्य है उसका दर्शन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें साहित्यिक गद्य के विषय में जानकारी मिलती है। साहित्यिक गद्य का जो विकासशील रूप है वो हमें दंडी, सुबंधु और बाण की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो अब हम इन रचनाकारों के विषय में बात करेंगे कि किस प्रकार का जो रूप है वो दंडी की रचनाओं में दिखाई देता है, किस प्रकार का गद्य सुबंधु में है और किस प्रकार की रचनाओं को बाण ने लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं दंडी के विषय में। दंडी जो हैं वो संस्कृत के प्रसिद्ध गद्यकार हैं। इनके विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति आती है कि जाते जगति वाल्मीकौ कवि इति अभिधा भवत, कि जैसे ही जो वाल्मीकि हैं वो जगत में हुए, संसार में हुए, तो कवि नाम की जो अभिधा है, जो कवि शब्द है वो उत्पन्न हुआ। कवि जो द्विवचन में कवि है वो इति ततो व्यासे, जो व्यास जब उत्पन्न हुए, व्यास जब प्रकाश में आए तो ये जो कवि था ये द्विवचन में कवि हो गया, और जब दंडी आए तो ये बहुवचन में कवयः हो गया। तो इस प्रकार के महान जो कवि हैं ऐसे दंडी हैं। दंडी का जो पद लालित्य है, अर्थात जो ये सुमधुर छोटे छोटे पदों का प्रयोग करते हैं, ये प्रसिद्ध है। इनके विषय में कहा भी जाता है दंडिनः पद लालित्यम, कि जो पद लालित्य है वो दंडी का प्रसिद्ध है। दंडी के जैसे सुमधुर पदों का प्रयोग किसी ने भी नहीं किया। इनका जो जन्म है वो 7वीं ईस्वी में माना जाता है। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं दशकुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। इनमें से जो दशकुमार चरितम है वो गद्य रचना है। काव्यादर्श जो है वो अलंकारिक ग्रंथ है जिसमें अलंकार शास्त्र का विवेचन है। इसमें 3 परिच्छेद हैं। और अवंती सुंदरी कथा है ये अप्रामाणिक माना जाता है। इसके पद्य प्राप्त होते हैं। इसके विषय में उदाहरण प्राप्त होते हैं कि
दंडी के द्वारा अवंती सुंदरी कथा की भी रचना की गई थी। तो दश कुमार चरितम के बारे में बात करते हैं। दश कुमार चरितम जो है, इसमें कथा और आख्यायिका दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं, क्योंकि दंडी के विषय में हम पढ़ भी चुके हैं कि दंडी ने कथा और आख्यायिका इनको अलग अलग भेद मानने से अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने जो दश कुमार चरितम लिखा है, इसमें कथा और आख्यायिका दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं। दश कुमार चरितम के 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, दश कुमार चरितम और उपसंहार। इस दश कुमार चरितम के, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। इनमें से जो पूर्व पीठिका है उसमें 5 उच्छ्वास हैं और इसके अंतर्गत 2.5 राजकुमारों का वर्णन किया गया है, अर्थात 2 राजकुमारों का पूर्ण और 1 राजकुमार का आधा वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और जो मुख्य दश कुमार चरितम है उसके अंतर्गत 7 राजकुमारों का पूर्ण और 1 आधे राजकुमार का वर्णन किया गया है। ये जो दश कुमार चरित है ये 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसके पश्चात उपसंहार भी इसका प्राप्त होता है। दश कुमार चरितम के जो नायक हैं वो हैं मगध नरेश राजहंस के पुत्र राजवाहन। और ये राजवाहन जो हैं, राजहंस जो हैं, इनको देश निकाला हो जाता है और ये वन में निवास करते हैं विंध्याटवी में। वहाँ पर इनके जो मंत्री हैं उनके द्वारा राजवाहन को कुछ उपदेश दिए जाते हैं। वहाँ पर राजवाहन के अतिरिक्त 7 मंत्रियों के 7 पुत्र हैं और 2 मिथिला नरेश प्रहार वर्मा के पुत्र हैं। तो इस प्रकार कुल 10 कुमारों का जो चरित्र है उनका वर्णन दश कुमार चरितम के अंतर्गत किया गया है। इसकी जो रीति है वो वैदर्भी है और यहाँ पर बहुत सुंदर गद्य के प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे जो प्रमुख प्रसिद्ध गद्यकार हैं वो हैं सुबंधु। सुबंधु जो है बाण भट्ट के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। बाण ने हर्षचरितम में इनका उल्लेख किया है। सुबंधु के बारे में ये लिखते हैं कि कवि नाम अगलत दर्पो नूनम वासवदत्तया, कि जो कवि हैं उनका जो दर्प है, उनका जो अहंकार है वो निश्चित रूप से ही वासवदत्ता से गलित हो गया, नष्ट हो गया। तो स्वयं बाण भट्ट ने वासवदत्ता का उल्लेख किया है, इसलिए जो सुबंधु हैं उनको बाण भट्ट का पूर्ववर्ती माना जाता है। सुबंधु की जो रचना है वो वासवदत्ता है। इसके अंतर्गत जो राजकुमार कंदर्प केतु हैं और राजकुमारी वासवदत्ता है, इनके स्वप्न में प्रणय का और तदुपरांत विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है और इसकी जो रीति है वो है गौड़ी रीति। इसके अंतर्गत समास युक्त पद हमें प्राप्त होते हैं। तीसरे जो प्रसिद्ध गद्यकार हैं, वो हैं बाण भट्ट। संस्कृत के प्राचीन साहित्यकारों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका समय निश्चित रूप से हमें प्राप्त। संस्कृत जो साहित्य है उसकी परंपरा रही है कि यहाँ पर कवि ना तो अपने जीवन चरित्र के विषय में यहाँ पर कुछ लिखते हैं और ना ही अपने समय के विषय में कुछ लिखते हैं, किंतु जो बाण भट्ट हैं उन्होंने अपने समकालीन सम्राट हर्षवर्धन का वर्णन किया है और स्वयं अपना भी वर्णन किया है। हर्षचरितम में अपने वंश का वर्णन किया है। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विषय में निश्चित समय हमें प्राप्त होता है। इनकी 3 रचनाएं हैं, हर्षचरितम, कादंबरी और चंडी शतक। इसमें जो चंडी शतक है इनमें इसके अंतर्गत दुर्गा की स्तुतियां की गई है। दुर्गा की स्तुति के पद्य समाहित हैं इसके अंतर्गत। हर्षचरितम जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और एक कथा है, काल्पनिक कथानक पर आधारित कथा है, जिसके अंतर्गत कादंबरी के 3 जन्मों की कथा का विवरण किया गया है। अब सबसे पहले हर्षचरितम के बारे में बात करते हैं। हर्षचरितम जो है उसमें 2 कथानक हमें प्राप्त होते हैं। पूर्व में बाण भट्ट इसमें अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अपने विषय में लिखते हैं, अपने पूर्वजों का विवरण करते हैं।
इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन से सम्मान प्राप्त करने की घटना का उल्लेख भी बाणभट्ट यहाँ पर करते हैं। और बाद में हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। किस प्रकार प्रभाकर वर्णन राजगद्दी पर बैठते हैं, फिर वो युद्ध के लिए जाते हैं, इनकी बहन राज्यश्री है, उनके पति का किस प्रकार वध हो जाता है, फिर हर्षवर्धन विलाप करते हैं, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारे हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कादंबरी जो है, इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि बाणभट्ट इसको पूर्ण नहीं कर पाए, तो कादंबरी को पूर्ण करने का कार्य इनके पुत्र भूषण भट्ट या फिर पुलिंद भट्ट भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने किया है। इसका जो कथानक है वो बृहत कथा पर आधारित है। इसके अंतर्गत चंद्रापीड़ और कादंबरी के प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें से जो चंद्रापीड़ है उसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है और कादंबरी के 1 जन्म की कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसकी नायिका कादंबरी के नाम पर ही इसका नाम कादंबरी रखा। तो निश्चित रूप से आपने कादंबरी को पढ़ा होगा। ज्यादातर बीए या एमए में कादंबरी का जो शुकनासोपदेश है वो प्रसंग सम्मिलित होता है, तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसको पढ़कर आनंद आ जाता है। तो इसके विषय में उक्ति भी प्रसिद्ध है, कादंबरी रसज्ञा नाम आहारो अपि न रोचते, कि कादंबरी के रस का आनंद जिसने ले लिया उसको फिर आहार में भी रुचि नहीं होती, उसको फिर भोजन में कोई रुचि नहीं होती, वो जो सारा रस है कादंबरी से प्राप्त करता है। तो वास्तव में ही बहुत ही रुचिपूर्ण ग्रंथ है कादंबरी। इसके अतिरिक्त बाण के विषय में कहा जाता है, एक प्रसिद्ध उक्ति है इनके विषय में कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात इन्होंने इतने विषयों का वर्णन किया है, इतना अच्छा वर्णन जो है, विषय वैविध्य प्राप्त होता है बाणभट्ट की रचनाओं में कि जो सारा जगत है वो बस उनका झूठा छोड़ा हुआ ही है। बाण की रचनाओं के बाद कोई विषय नहीं बचा जिसका वर्णन इन्होंने नहीं किया। तो बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, जो सारा जगत है वो बाण का झूठा छोड़ा हुआ है। कादंबरी जो है ये शांत रस प्रधान रचना है। इसकी जो शैली है वो पांचाली शैली है। इसमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन किया गया है। यहाँ पर ना तो अधिक शब्द पांडित्य का प्रदर्शन है और ना ही अर्थ पांडित्य है। यहाँ पर शब्द और अर्थ का समान रूप से प्रयोग किया गया है, समान गुंफन प्राप्त होता है। बाणभट्ट के पश्चात और भी कुछ परवर्ती गद्यकार हैं जिनके विषय में आता है। तो इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं धनपाल, जिन्होंने तिलक मंजरी की रचना की है, और एक है प्रसिद्ध अंबिका दत्त व्यास, जिनके द्वारा शिवराज विजय लिखा गया है। शिवराज विजय जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और संस्कृत की ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये, जहाँ पर लौकिक साहित्य होता है वहाँ पर ये सम्मिलित होता है और इसमें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आगे फिर कभी किसी वीडियो में इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, इसका विस्तृत वर्णन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बस इतना पढ़ते हैं कि शिवराज विजय जो है निश्वासों में विभक्त है। इसमें 12 निश्वास हैं। ये वीर रस प्रधान रचना है। इसका भाषाई महत्व है अत्यधिक। जो अंबिका दत्त व्यास हैं इन्होंने स्वयं इसको उपन्यास कहा है। यद्यपि ये प्राचीन परिभाषा के अनुसार आख्यायिका श्रेणी का गद्य काव्य है जिसमें ऐतिहासिक विषय का विवरण है। इसके अंतर्गत छत्रपति शिवाजी का जो संघर्ष है और जो उनकी लड़ाई है उसका विवेचन किया गया है। तो ये आख्यायिका श्रेणी का गद्य काव्य, यद्यपि इसको संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास भी कहा। शिवाजी महाराज जो हैं वो इसके नायक हैं। इनकी शैली पर बाण का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें विषय के अनुरूप गद्य शैली या तो सघन देखने को मिलती है या सरल देखने को मिलती है। और बाण की शैली का अनुसरण करने के कारण ही जो अंबिका दत्त व्यास हैं इनको अभिनव बाण की उपाधि भी प्राप्त है। इनको आधुनिक बाण भी कहा जाता है और ये मोस्ट है, इसके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है।
व्यास के अंबिका दत्त व्यास के पश्चात आते हैं विश्वेश्वर पांडेय। इनके द्वारा रचित मंदार मंजरी प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत चित्रभानु और मंदार मंजरी जो है उनके प्रेम और विवाह की कथा वर्णित है। इन्होंने भी बाण की शैली का अनुसरण करने का प्रयास किया है और बाण के समान वर्णन का इन्होंने प्रयास किया है। नायिका जो मंदार मंजरी है उनके नाम पर ही इसका नाम जो है मंदार मंजरी रखा गया है। तो इसके विषय में ज़्यादा कोई प्रश्न आता नहीं है। अगर प्रश्न आएगा तो बस इनके नाम से संबंधित ही आता है कि मंदार मंजरी किसके द्वारा रचित है, तो विश्वेश्वर पांडेय के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ वीडियो में, वो मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाती हूँ। जिस विषय से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, और जिनमें से केवल नामशः प्रश्न पूछे जाते हैं या जो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए। मैंने परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं वो देखे हैं, उनका अध्ययन किया है, तो ज़्यादातर जहाँ से प्रश्न मैं उन सभी विषयों को कवर करने का यहाँ पर प्रयास करती हूँ। तो आगे चलते हैं। चौथे जो प्रसिद्ध परवर्ती गद्यकार हैं वो हैं ऋषिकेश भट्टाचार्य। इनको गद्य साहित्य में निबंध शैली के जन्मदाता कहा जाता है। इसके विषय में भी आप याद रखिए। उपन्यास शैली के जन्मदाता हैं अंबिका दत्त व्यास और निबंध शैली के जन्मदाता हैं ऋषिकेश भट्टाचार्य। इनकी जो रचना है वो है प्रबंध मंजरी और ये निबंधों का संग्रह। इसके अंतर्गत जो संकलित निबंध हैं वो सरल शैली में लिखे गए हैं। प्रसादपूर्ण भाव प्रवाह यहाँ पर प्राप्त होता है। व्यंग्य का समावेश किया गया है। भाषा की सुषमा यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। भाषा की जो महत्ता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। मनुष्य के विविध दोषों पर परोक्ष कटाक्षपात हमें प्राप्त होता है। जो निबंध की शैली है, आधुनिक शैली, वो सभी विशेषताएं प्रबंध मंजरी में हमें प्राप्त होती हैं। और प्रबंध मंजरी एक निबंधों का संग्रह है, ये भी आप याद रखिए। इनके पश्चात क्षमा राव का नाम आता है जो कि प्रसिद्ध गद्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कथा मुक्तावली जो है ये भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होती है। तो इस ही दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी प्रमुख गद्य रचना है। इस कथा मुक्तावली के अंतर्गत बंबई जो नगरी है, जो मोहमयी है, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसके विषय में भी कभी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जहाँ पर किसी सिलेबस के अनुसार अगर कथा मुक्तावली होगी तो वहाँ पे इसका हम इस विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप नामशः इसको याद रखिए कि कथा मुक्तावली जो है वो प्रसिद्ध गद्य रचना है और क्षमा राव के द्वारा रचित है। इसके अंतर्गत प्रवाहपूर्ण, अलंकृत और भावानुरूप गद्य का प्रयोग किया गया है। भाव की प्रधानता है और आवश्यकता होने पर अलंकारों का निवेश भी यहाँ पर किया गया है। और इसका जो गद्य है वो जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं है, अपितु प्रवाहपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो क्षमा राव का जो शास्त्र ज्ञान है और इनका जो अनुभव है वो हमें इसकी विषय वस्तु में दिखाई देता है। इसके अंतर्गत भी हमें बाण की शैली की झलक दिखाई देती है। तो परवर्ती जो गद्यकार हैं बाण के पश्चात होने वाले, वो ज़्यादातर बाण से प्रभावित हैं। और ये जो उक्ति है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये यूं ही नहीं कह दी गई। बाद के गद्यकारों का जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि बाण का जो प्रभाव है वो इतना विस्तृत है बाद के गद्यकारों पर कि हर जो गद्यकार है, प्रत्येक गद्यकार वो बाण की शैली का अनुसरण कहीं ना कहीं करता है। तो जो क्षमा राव हैं इनके रचना में भी बाण की शैली की झलक हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो 19वीं सदी के जो आधुनिक गद्यकार हैं उनके विषय में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में साहित्यिक गद्य लघु कथाओं, उपन्यासों और निबंधों के रूप में है। जो प्रमुख गद्यकार हैं, जो
कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते हैं, जैसे आरपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जैसे स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, उनमें आधुनिक गद्यकारों के विषय में पूछा जाता है। तो इनमें जो प्रमुख हैं, नवल किशोर कांकर, राम शरण त्रिपाठी, मेधावृताचार्य, श्री नारायण शास्त्री, श्री पद्म शास्त्री, टीके गणपति, मथुरानाथ शास्त्री और देवर्षि कलानाथ शास्त्री। देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय की एमए की परीक्षाओं में भी सम्मिलित होती है। और कथा मुक्तावली करके बहुत अच्छी कथाएं इन्होंने लिखी हैं। तो इनके जो कथाएं हैं उनको पढ़ने के बाद बहुत ही आनंद प्राप्त होता है और बहुत ही सरल संस्कृत में लिखी गई रचना। तो ये प्रमुख आधुनिक गद्यकार हैं जिनके विषय में भी कई बार नामशः प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे अगर आवश्यकता हुई तो हम इनके विषय में फिर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।